एपिसोड की शुरुआत में हम जू शियाओ नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने लैपटॉप में डिटेक्टिव नॉवल लिख रही थी, क्योंकि उसे डिटेक्टिव नॉवेल्स पढ़ना और देखना काफी पसंद था और वो एक राइटर भी बनना चाहती थी। और यहाँ वो नॉवल लिखते लिखते इतना खो जाती है कि अपनी मॉम की आवाज लगाने पर भी उनकी आवाज नहीं सुन पाती, जिससे कि उसकी मॉम उसे बहुत डांटती है। तभी जू शियाओ के डैड भी वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि उसे कुछ पैसे देने लगते हैं। तो जू शियाओ उनसे कहती है कि वो अब कैश नहीं ले सकती और उसे ऑनलाइन चाहिए। तो उसके डैड उसे पैसे मॉम से लेने के लिए बोलते हैं। दूसरी तरफ हम हमारे मेल लीड ज़ाओफान को देखते हैं, जो कि एक यूनिवर्सिटी के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का स्टूडेंट होता है और वो अपने लैब में कुछ काम कर रहा था। तभी वहाँ पर वो अपने क्लासमेट्स को एक डिटेक्टिव नॉवल के बारे में बात करते हुए सुनता है, जो कि असल में जू शियाओ ने ही लिखी थी। और उसे पढ़कर उसका क्लासमेट कहने लगता है कि ये सब सिर्फ नॉनसेंस है और भला वो इस तरीके की फिक्शन नॉवेल्स क्यों पढ़ती है। तो दूसरी क्लासमेट बोलने लगती है कि ये बकवास नहीं है, बल्कि उनकी प्रोफेसर हु भी ये नॉवल पढ़ते हैं। सीन अब जू शियाओ पर आता है, जो कि फ़ोन पर अपनी बेस्ट फ्रेंड काइसी से बात कर रही होती है, जो कि अब्रॉड किसी कंपटीशन के लिए गया हुआ था, जहां वो उसे बताता है कि वो कंपटीशन जीत गया है। पर जो को इस सब बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था और वो उससे अपनी गिफ्ट के बारे में पूछने लगती है। काई बोलता है कि हाँ, वो उसके लिए गिफ्ट लेकर आया है और उसे पूछने लगता है कि गेस करो मैं कहाँ पर हूँ। तभी शियाओ फटाफट से अपने रूम का दरवाजा खोल देती है, क्योंकि उसे पता था कि वो उसके घर के बाहर ही है, जो देखकर काई भी सरप्राइज हो जाता है। फिर शियाओ उससे अपना गिफ्ट मांगती है, तो काई उसे एक कैंडी पकड़ा देता है और बोलता है कि ये तुम्हारा गिफ्ट है, जो देखकर शियाओ से वो कैंडी वापस कर देती है। तभी काई उसे बताता है कि वो आज रात यहीं पर रुकने वाला है, क्योंकि कल वो भी उसके साथ यूनिवर्सिटी जाएगा एडमिशन कराने के लिए, जिसके लिए शियाओ भी मान जाती है। अगले सीन में हम ज़ाओफान को रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा होकर प्रोफेसर हु से बात करता हुआ देखते हैं, जहाँ पर उनकी बातों से हमें पता चलता है कि ज़ाओफान स्टूडेंट यूनियन का लीडर है, क्योंकि प्रोफेसर हु ने उसे अपने स्टूडेंट बनने का मौका दिया, क्योंकि उनका कहना था कि वो हमेशा सिर्फ लैब के अंदर ही काम करता रहता है और उसे अपनी सोशल लाइफ को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसलिए वो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स को पिक करने के लिए आया हुआ था, जिसमें से एक जू शियाओ भी होती है। पर ज़ाओफान को पता चलता है कि उन लोगों का जू शियाओ से कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है, इसलिए ज़ाओफान उसे पर्सनली कॉल करता है। दूसरी ओर शियाओ, जो कि ट्रेन में मजे से अपनी नॉवल लिखते हुए आ रही थी, वो अपने फ़ोन में काफ़ी सारी मिस कॉल्स देखती है, पर इससे पहले कि वो ज़ाओफान का कॉल उठा पाती, उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। इसलिए वो उसे लैपटॉप पर वीडियो कॉल करता है और पूछता है कि वो कहाँ पर है। अब जैसे ही शियाओ का ध्यान अपने स्टेशन पर जाता है, तो उसे पता चलता है कि उसका स्टेशन तो छूट गया है, इसलिए वो दूसरा टिकट लेकर किसी तरह से अपने स्टेशन पर पहुंच जाती है। यहाँ पर आते ही वो ज़ाओफान से मिलकर बड़बड़ाना शुरू कर देती है और अपनी इंटेलिजेंस की काफ़ी तारीफ करती है कि उसने कितनी आसानी से अपने फ़ोन को अपने लैपटॉप से चार्ज किया और नई टिकट लेकर यहाँ पर पहुँच गई। पर ज़ाओफान उसे घूरते हुए बोलता है कि वो 1 घंटा लेट आई है। अब शियाओ से बोलती है कि अब इतना देर हो ही गई है, तो क्यों ना हम थोड़ी देर और रुक जाए, क्योंकि मुझे भूख लगी है। पर जैसे ही कुछ खाने के लिए जा रही होती है, तभी देखती है कि उसका फ़ोन फिर से स्विच ऑफ हो गया है, इसलिए वो ज़ाओफान से थोड़े से पैसे उधार लेती है। फिर ये लोग वहाँ से एक टैक्सी लेते हैं, जहाँ पर शियाओ का सूटकेस टैक्सी के अंदर फंस जाता है और जब ज़ाओफान उसे निकालने में शियाओ की मदद करता है, तो वो शियाओ की काफ़ी सारी डिटेक्टिव नॉवेल्स को देख लेता है, जबकि वो एक लिटरेचर की स्टूडेंट थी। फिर ये दोनों यूनिवर्सिटी जाने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ रास्ते में ज़ाओफान अपने फ़ोन में कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था और पीछे वाली सीट से शियाओ भी उसके फ़ोन में झांक रही होती है। पर तभी वो गलती से ज़ाओफान की सीट एकदम से पीछे कर देती है और ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ जाते हैं, जिस वजह से दोनों के लिए काफ़ी ऑकवर्ड मोमेंट बन जाता है। दूसरी तरफ हम शियाओ के पेरेंट्स को देखते हैं, जो कि काई के साथ उसकी यूनिवर्सिटी आ रहे थे, क्योंकि शियाओ बिना कहे ही अपने घर से यूनिवर्सिटी अकेले आने के लिए निकल गई थी। और ऐसा उसने इसलिए किया था क्योंकि उसके पेरेंट्स घर से काफ़ी सारा सामान भरकर लेकर आ रहे थे, इसलिए उस बेचारी के बैठने की जगह कार में हो ही नहीं पाती। इधर ड्राइवर इन दोनों को बताता है कि कार की सीट खराब है, इसलिए ज़ाओफान अब शियाओ के साथ पीछे जाकर बैठ जाता है और यहाँ उसे शियाओ के लैपटॉप में वही नॉवल दिखती है, जो कि उसने लैब में अपने क्लासमेट को पढ़ता हुआ देखा था। इसलिए शियाओ भी उसे बता देती है कि ये नॉवल उसने लिखी है और अगर वो चाहे तो वो उसे अपनी वेबसाइट का लिंक भेज सकती है, ताकि वो उसकी आगे आने वाली नॉवल को पढ़ सके। पर वो उसकी नॉवल में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं लेता। दूसरी ओर शियाओ के पेरेंट्स यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं और वो शियाओ को उसके हॉस्टल में देखने के लिए जाते हैं, पर वो देखते हैं कि वो तो अभी तक हॉस्टल में पहुंची ही नहीं थी। इसलिए उसके पेरेंट्स थोड़े से परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा था। पर क्योंकि काई एक कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट था, इसलिए वो अपने लैपटॉप से जू की लोकेशन देखकर उसे यूनिवर्सिटी कैंपस में ढूंढ लेता है, जहाँ वो शियाओ की बात उसकी मॉम से भी करवाता है। और उसकी मॉम उसे काफ़ी डांट लगा रही थी, क्योंकि वो उनसे पहले घर से निकली हुई थी और अब जाकर यूनिवर्सिटी पहुंची थी। पर शियाओ किसी तरह अपनी मॉम को शांत कराती है और बोलती है कि वो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उनसे आकर मिलेगी। अब हम प्रोफेसर हु को देखते हैं, जो कि एक गेम खेल रहे होते हैं,
तभी जाओफान वहाँ पर उन्हें एक रिपोर्ट देने के लिए आता है, पर प्रोफेसर उसे रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाकर काम देखने के लिए कहते हैं और यहाँ पर वो उसे गेम खेलने में थोड़ी सी मदद भी मांगते हैं, क्योंकि वो उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था और वो बार बार हार रहे थे। पर जब जाओफान उस गेम को खेलता है तो वो बहुत ही आसानी से उसे पूरा कर देता है, जो देखकर प्रोफेसर उसे बोलते हैं कि आखिर तुम इतना इंटेलिजेंट कैसे हो सकते हो। सीन अब श्याओ पर आता है, जो कि अम्ब्रेला लेकर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जा रही होती है, पर रास्ते में उसके बाल अम्ब्रेला के अंदर फंस जाते हैं, जिसे वो निकालने की काफी कोशिश कर रही होती है, लेकिन उससे नहीं हो पाता। पर तभी वहाँ पर जाओफान आता है, जो कि उसकी मदद करके वहाँ से चला जाता है। जाओफान अब रजिस्ट्रेशन रूम में पहुँचता है, जहाँ पर उसे अपनी फ्रेंड जिया भी मिल जाती है, जो कि जाओफान के लिए ही वहाँ पर आई थी। और यहाँ उसे देखते हमें पता चल जाता है कि वो जाओफान को पसंद करती है, पर जाओफान को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे उसके अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अब रजिस्ट्रेशन की लाइन में श्याओ भी लग जाती है, जहाँ वो जैसे ही जाओफान को बैठा हुआ देखती है तो सोचने लगती है कि आखिर मैं सुबह से इस पर्सन से बार बार क्यों मिल रही हूँ। तभी वहाँ पर कुछ लड़कियां भी जाओफान के बारे में बात करने लग जाती है कि वो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से हैं, जो सुनकर श्याओ थोड़ी सी डर जाती है, क्योंकि वो डिटेक्टिव नॉवेल्स पढ़ती थी और उसने सुबह से बेचारे जाओफान को काफी बार परेशान कर दिया था। इसलिए वो अपनी रजिस्ट्रेशन की लाइन बदल लेती है, जहाँ उसकी मुलाकात अपनी फ्रेंड लिंक से होती है और वो लाइन में वेट करते करते एक बुक पढ़ने लग जाती है, लेकिन इसकी स्टोरी काफी इमोशनल थी, इसलिए शाओ उसे पढ़ते पढ़ते रोने लग जाती है। यहाँ तक कि रजिस्ट्रेशन करवाते समय भी वो रो रही थी, जिसे जाओफान बार बार देखे जा रहा था। ये चीज जिया को भी काफी अजीब लगती है कि आखिर जाओफान शाओ को क्यों देखे जा रहा है। दूसरी तरफ हम शाओ के पेरेंट्स को देखते हैं, जो कि उसकी रूम की साफ सफाई कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक और रूममेट आती है, जिसका नाम जूलू होता है, पर उसका बिहेवियर वहाँ पर मौजूद सभी लोगों से थोड़ा रूड था, क्योंकि शाओ के डैड ने उसकी पेंटिंग पर पानी गिराकर उसे थोड़ा सा खराब कर दिया था। इसलिए उसके पेरेंट्स भी चुपचाप यहाँ से चले जाते हैं। सीना फिर से शाओ पर आता है, जो कि अपनी फ्रेंड के साथ कुछ सामान लेने के लिए एक स्टोर में जाती है और यहाँ पर जाओफान भी आया हुआ था। तभी यहाँ पर एक लड़का शाओ से उसका नंबर मांगने लगता है, पर शाओ उसके सामने ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे कि उसे उसकी बात समझ नहीं आ रही है और वो जापानीज बोलती है। इसलिए वो लड़का यहाँ से चला जाता है, जो चीज जाओफान भी देख लेता है और वो उसे काफी इम्प्रेस होता है कि कितनी आसानी से उसने उस लड़के को दूर भगा दिया। इसके बाद शाओ अपनी दोनों रूममेट्स लिंग और वही के साथ लंच करने के लिए जाती है, जहाँ पर शाओ ने अपनी नॉवल के बारे में बताती है कि वो एक फॉरेंसिक स्टूडेंट के ऊपर नॉवल लिख रही है, जिससे कि लिंग और वही उसे कहती है कि वो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में जाकर भी कुछ इंस्पिरेशन ले सकती है, ताकि उसे लिखने में हेल्प हो जाएगी। जिसकी वजह से वो रात को चुपके से फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में चली जाती है, पर जैसे ही उसे वहाँ पर कोई आता हुआ दिखता है तो वो डेस्क के नीचे छुप जाती है। पर असल में वहाँ पर जाओफान आया हुआ था, जो कि शाओ के बैग को पहचान लेता है और सोचता है कि आज बार बार उसे हर जगह शाओ ही क्यों मिल रही है। यहाँ पर वो उसे बाहर आने के लिए बोलता है और डिपार्टमेंट से भी बाहर निकाल देता है, क्योंकि वो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की मेंबर नहीं थी और उसका यहाँ पर आना अलाउड नहीं था। इसलिए अब बेचारे शाओ डिसअपॉइंट होकर रूम में आकर अपनी मॉम को फोन करती है, तो उसकी मॉम उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहती है और शाओ की सारे रूममेट्स बातें करने लग जाती है कि वो यहाँ पर आकर अपने पेरेंट्स को बहुत ही मिस कर रहे हैं। फिर अगले दिन से इन सभी लोगों की मिलिट्री ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, जिसका लीडर भी जाओफान ही था और वो सारे स्टूडेंट्स को रनिंग करवाता है, जिसमें लिंग और शाओ सबसे पीछे रह जाते हैं। तभी जाओफान आकर उन्हें तेज रनिंग करने के लिए कहता है और ये ट्रेनिंग करते हुए बेचारे इतना थक गए थे, पर फिर भी इनके पास कोई रास्ता नहीं था। इसीलिए अगले दिन लिंग प्लान बनाती है कि वो बीमार होने का नाटक करके हॉस्टल में रुक जाएंगे और उन्हें रनिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए वो शाओ का भी अपनी तरह मेकअप कर देती है, पर जब वो ट्रेनिंग के वक्त बीमार होने का नाटक करते हैं तो जाओफान का लीडर उनकी गलती पकड़ लेता है कि उन दोनों ने मेकअप किया हुआ है और उनकी एक्टिंग भी काफी बुरी है। इसलिए उन दोनों को 30 पुशअप करने के लिए कहा जाता है, जहाँ पुशअप करते करते सबसे पहले लिंग थक जाती है और शाओ पुशअप कर रही थी, पर वो भी काफी थक चुकी थी। तभी वहाँ पर काई आता है, जो कि जाओफान को बोलता है कि इन दोनों के बदले वो बाकी के पुशअप्स कर लेगा, पर जाओफान उसे ऐसा करने से रोक देता है और वहाँ से जाने के लिए कहता है। इसलिए अब कोई रास्ता ना होने पर शाओ और लिंग को अपने पुशअप्स खुद कंप्लीट करने पड़ते हैं। फिर वो जाओफान को थैंक्स बोलकर चले जाते हैं। फिर ट्रेनिंग के बाद हम देखते हैं कि रात में सभी लोग डॉम के अंदर अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस छुपा रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें ज्यादा पावर वाली चीजें यूज करना अलाउड नहीं था। इसलिए सभी लोग अपने इलेक्ट्रिक डिवाइसेस वगैरह छुपा रहे होते हैं, लेकिन लिंग का स्ट्रेटनर बाहर ही रह जाता है, जिससे कि शाओ छुपाने के बारे में सोच ही रही थी। पर तभी मिलिट्री लीडर और जाओफान बाकी के लोगों के साथ वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर शाओ मौका देखकर स्ट्रेटनर को खिड़की से बाहर फेंक देती है, पर जाओफान और जिया उसे ऐसा करता हुआ देख लेते हैं, जहाँ जिया लीडर को बता देती है कि शाओ ने एक स्ट्रेटनर खिड़की के बाहर फेंका है। पर शाओ इस बात के लिए साफ साफ मना करती है, तो लीडर जाओफान से पूछता है और यहाँ शाओ के इशारा करने पर वो भी उसे बचा लेता है और कहता है कि उसने उसे ऐसा कुछ करते हुए नहीं देखा, जिसकी वजह से वो बच जाती है। इन लोगों के जाने के बाद जूलू अपने रूम में आती है, तो वो इन सभी लोगों पर गुस्सा करने लग जाती है कि उन्होंने उसका सामान क्यों छेड़ा। तो वो लोग बता देते हैं कि इंस्पेक्शन हो रहा था, इसलिए उन्होंने उसका सामान छुपा दिया।
पर फिर भी वो इन लोगों पर कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर रही थी। फिर शाओ फेका हुआ स्ट्रेटनर लेने के लिए बाहर जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि सभी लोगों ने अपने रूम से काफी सारा सामान बाहर फेंका हुआ था और यहाँ पर उसे एक बाइनोक्यूलर भी मिलती है। तभी वहाँ पर जाओफान आ जाता है, जो उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, और वो उसके हाथ से बाइनोक्यूलर भी ले लेता है। उसी वक्त वहाँ पर हॉस्टल की वार्डन भी आ जाती है, जो कि जाओफान के हाथ में बाइनोक्यूलर देखकर कुछ गलती समझने लगती है, पर शाओ ने रोककर बोलती है कि जैसा वो सोच रही है वैसा नहीं है, वो तो यहाँ पर सिर्फ अपना सामान लेने के लिए आई थी। तो वार्डन को लगता है कि इन दोनों ने ये सारा सामान यहाँ पर फेंका हुआ है, इसलिए वो इन दोनों को सफाई करने के लिए कह देती है। जहाँ पूरी सफाई करने के बाद शाओ देखती है कि उसका स्ट्रेटनर एक पेड़ पर लटका हुआ है, तो वो उसे उतारने की कोशिश करती है, पर उसका हाथ स्ट्रेटनर तक नहीं पहुंच रहा था। इसलिए जाओफान उसकी मदद करने के लिए वहां पर आता है, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं। इसी बीच शाओ की नजर जाओफान के हाथ पर लगी हुई गहरी चोट पर जाती है, जहाँ इससे पहले कि वो उसे पूरी तरीके से देख पाती और उससे कुछ पूछती, जाओफान उसका स्ट्रेटनर उतार कर उसे वापस कर देता है और शाओ वहां से चली जाती है। जहाँ जाते जाते भी यही सोच रही थी कि आखिर उसके हाथ पर इतना बड़ा निशान कैसे आया। फिर अगले दिन की जो मिलिट्री ट्रेनिंग होती है, उसके अंदर इन लोगों को वॉल क्लाइंब करने के लिए बुलाया जाता है, जहाँ लीडर जाओफान को उसका हाईएस्ट स्कोर सबको बताने के लिए कहता है, पर उसे वो स्कोर याद नहीं था। जहाँ पर शाओ धीरे से बोलती है कि अगर उसे याद नहीं है तो वो फिर से क्लाइंब करके अपना स्कोर बता सकता है, पर ये बात सभी लोग सुन लेते हैं। इसलिए लीडर शाओफान को वापस से अपना स्कोर बनाने के लिए कहते हैं। जहाँ शाओफान को दीवार पर चढ़ता हुआ देखकर शाओ सोचने लगती है कि जरूर ये ना कोई चोर रहा होगा, क्योंकि वो वॉल भी इतने अच्छे से क्लाइंब कर रहा था और साथ ही उसके हाथ पर एक चोट का निशान भी था। पर उसकी ये सारी इमेजिनेशन सिर्फ उसके डिटेक्टिव नॉवेल्स पढ़ने का नतीजा थी। फिर ये सभी लोग साथ बैठकर लंच कर रहे होते हैं, जहाँ पर जाओफान जिया के साथ लंच कर रहा था। दूसरी ओर काई भी शाओ की रूममेट्स के साथ बैठकर लंच कर रहा होता है, जहाँ पर वो मजाक मजाक में शाओ को एक अगली फोटो सभी लोगों को दिखाने लग जाता है। तभी जाओफान भी उनकी टेबल से क्रॉस होता है, जो कि उसका वो फोटो देख लेता है, जिससे कि उसे थोड़ी हंसी आ जाती है और शाओ भी उस फोटो को छुपाने लगती है, पर जाओफान कहता है कि उसने उस फोटो को देख लिया, जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। अब जिया भी उसके पीछे पीछे शाओ को देखते हुए यहाँ से जा रही थी, जो देखकर काई उससे पूछता है कि क्या वो तुम्हारी दुश्मन है, वो भला तुम्हें ऐसे क्यों देख रही थी। पर शिया बोलती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो उसे कभी भी ऑफेंड नहीं किया है। अब रात में ट्रेनिंग करने के बाद जब शियाओ, लिंग और वाई अपने रूम में पहुंचते हैं, तो वहाँ पर जूलू को अपनी चेयर पर बैठा हुआ देखते हैं, जिसकी तबीयत काफी खराब थी, और वो यहाँ पर आते ही लिंग से लड़ाई करने लग जाती है। पर शाओ देखती है कि जूलू कुछ अजीब बिहेव कर रही है, इसलिए वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है, और रास्ते में खुद को जूलू यहाँ पर लिटिल डियर कहने लग जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा उन सबको परेशान कर रही थी। अब जूलू तो यहाँ पर मजे से सो जाती है, पर ये सभी लोग उसका डॉक्टर से चेकअप कराते हैं और उसकी रिपोर्ट्स का वेट कर रहे थे। जहाँ रिपोर्ट्स आने पर डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि जूलू ने एक मेडिसिन कुछ ज्यादा ही कंज्यूम कर ली थी, जिसकी वजह से वो ऐसा बिहेव कर रही थी जैसे कि वो ड्रंक हो। पर चिंता करने की कोई बात नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। इसीलिए अब ये सभी लोग पूरी रात वहीं पर बैठकर जूलू के होश में आने का इंतजार करने लग जाते हैं। अब जब उसे होश आता है तो वो इन सबको देखकर यहाँ पर ऐसा नाटक करने लग जाती है जैसे कि उसे कुछ याद ही ना हो, क्योंकि वो कल रात की हरकतों से काफी एम्बैरस हो गई थी। पर शाओ उसका झूठ पकड़ लेती है, जिसके बाद ये सभी लोग कल रात की बात पर काफी हंसने लगते हैं, यानी कि अब जूलू भी इनकी काफी अच्छी दोस्त बन चुकी थी। अगले दिन इन लोगों से ट्रेनिंग के अंदर फ्रॉग जंप लगवाई जाती है, जिससे कि शाओ और उसकी रूममेट्स के पैर में बहुत ही ज्यादा दर्द होने लग जाता है। तो जूलू इन सभी को एंकल स्प्रे लगाती है। फिर जब शाओ ट्रेनिंग के लिए जा रही होती है तो उसे रास्ते में काई मिलता है, जो कि उसे मजाक करने के लिए उसकी चीजें जमीन पर गिरा देता है। अब क्योंकि शाओ के पैरों में काफी दर्द था तो वो झुक भी नहीं सकती थी, और काई उसे हंसते हुए इस हालत में छोड़कर वैसे ही चला जाता है। पर तभी जाओफान वहां पर आता है, जो कि शाओ को स्ट्रगल करता हुआ देखकर उसकी मदद करता है, जो देखकर शाओ उसे थैंक्स बोलती है, और इस पर जाओफान उसके सामने स्माइल करके वहां से चला जाता है, जिसकी वजह से शाओ सोचने लग जाती है कि आखिर जाओफान उसके सामने स्माइल क्यों कर रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि आज इन सभी की मिलिट्री ट्रेनिंग का आखिरी दिन होता है, जहाँ पर इन सभी को ग्रुप्स के अंदर डिवाइड होकर कुछ चीजें ढूंढनी थी और फिर रेडियो पर इन्फॉर्म करना था, तभी उनके टास्क को कंप्लीट माना जाएगा। जहाँ पर ढूंढते ढूंढते शाओ अचानक से जाओफान को देखकर गिर जाती है और उसके सर में चोट आ जाती है, जो देखकर जाओफान जल्दी से उसके पास जाता है और उसके सर का इंस्पेक्शन करने लगता है, लेकिन वो बिल्कुल ठीक थी, पर वो यहाँ पर काफी अजीब बातें कर रही थी, जिस पर जाओफान को भी हंसी आ जाती है। पर तभी उसे लीडर बुला लेता है, इसलिए वो यहाँ से चला जाता है। फिर जब शियाओ के जाने के बाद काई वहाँ पर आता है तो वो देखता है कि जिया शियाओ को रेडियो तोड़ रही थी, जिससे कि वो उससे रेडियो छीन लेता है। उसी वक्त वहाँ पर शियाओ भी आ जाती है, जो कि उससे अपना रेडियो ले लेती है, और उसे टूटा हुआ देखकर उसे लगता है कि ये जरूर ना काई नहीं तोड़ा होगा, इसलिए वो उस बेचारे पर ही गुस्सा करने लग जाती है। पर जब लिंग और वाई उसे बताते हैं कि काई उस वक्त उनके साथ था तो शियाओ को थोड़ा सा बुरा लगता है और वो सोचने लग जाती है कि उसका रेडियो किसने तोड़ा होगा। फिर टास्क खत्म होने के बाद सभी लोग ग्राउंड में इकट्ठा होते हैं, जहाँ पर जिया एक स्पीच दे रही होती है,
पर स्पीच के बीच में स्क्रीन पर लिखा हुआ आता है कि तुम्हारी स्पीच एकदम बकवास है, जो पढ़कर सभी लोग हंसने लग जाते हैं। यहाँ पर ये देखकर श्याओ सोचने लगती है कि ये किसने किया होगा, क्योंकि काई तो वहाँ पर जमीन पर बैठकर सो रहा था। जिसके बाद हम जाओफान को प्रोफेसर हु के साथ देखते हैं, जहाँ पर वो लोग एक्सपेरिमेंट के बारे में बातें कर रहे थे। अभी उनका एक स्टूडेंट जाओफान से मिलने के लिए आता है और उसे बताता है कि उनके मिलिट्री लीडर ने जाओफान को उस हैकर के बारे में पता लगाने के लिए कहा है जिसने स्पीच के टाइम पे स्क्रीन को हैक कर लिया था। जिस पर जाओफान बोलता है कि उसने एसोसिएशन से बात कर ली है और वो जल्दी उस हैकर को पकड़ लेंगे। सीन अब श्याओ पर आता है, जिसे वही काफी सारे लर्निंग क्लब्स के बारे में बता रही होती है, जहाँ श्याओ एक लिटरेचर क्लब को ज्वाइन कर लेती है। यहाँ पर जाओफान भी उस हैकर का पता लगाने के लिए आया हुआ था और वो शाओ को लिटरेचर क्लब में इंटरव्यू देते हुए देखता है, जिसमें शाओ बताती है कि वो डिटेक्टिव नॉवेल्स लिखती है और वो थोड़ी बहुत फेमस भी है। पर उस क्लब का जो लीडर था वो शाओ को क्लब में लेने से मना कर देता है और बोलता है कि तुम इस क्लब के लिए सुटेबल नहीं हो, जिससे कि शाओ थोड़ी सी अपसेट हो जाती है। इसके बाद वो बाकी क्लब्स की प्रेजेंटेशन देखने के लिए जाती है, जहाँ पर वो काफी इंजॉय करती है और जाओफान जो कि उसके पीछे पीछे चल रहा था वो भी उसे एंजॉय करता हुआ देखकर काफी खुश होता है और स्माइल करता रहता है। जिसके बाद शाओ बैडमिंटन क्लब की प्रेजेंटेशन देखने के लिए जाती है और यहाँ पर उसे बैडमिंटन क्लब का लीडर मिलता है, जो कि सबको एक फेमस बैडमिंटन प्लेयर शी के बारे में बता रहा था। उसी वक्त वो जाओफान को भी यहाँ पर देखता है तो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर वो बहाने बनाने लगता है और बोलता है कि कुछ नहीं, वो तो बस ना इंस्पेक्शन के लिए यहाँ पर आया था, जबकि वो शाओ को देख रहा था। फिर वो उस लीडर से ठीक से बात भी नहीं करता और वहाँ से चला जाता है, जो देखकर शाओ को काफी अजीब लगता है और वो बेचारी कुछ भी नहीं समझ पाती। दूसरी तरफ हम उस बैडमिंटन प्लेयर को देखते हैं जिसका नाम शी है, जो कि अपने फैन से बचकर झाड़ियों में छुपा हुआ था। अब यहाँ से जब वो आगे जाता है तो उसे ज़ोलू उसके पोस्टर्स हटाती हुई दिखती है, पर शी सीधा उसके पास जाकर उसकी टी शर्ट पर अपना ऑटोग्राफ कर देता है, जो देखकर ज़ोलू को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो भी उसके जैकेट पर मार्कर से साइन कर देती है और बोलती है कि अगली बार वो अपने इतने सारे वेलकम पोस्टर्स ना लगवाए। और यहाँ पर इन दोनों का काफी क्यूट और फनी इनकाउंटर होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि असल में शी जाओफान का नया रूममेट होता है और वो जाओफान को देखकर खुद ही अपनी तारीफ करने लग जाता है और उसे फ्रेंडली होने की कोशिश करता है, क्योंकि शी बहुत ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है और उसे लगता है कि वो इतना ज्यादा स्मार्ट है कि उसके जैसा कोई है ही नहीं। यहाँ पर शी जाओफान को पुलअप्स मारकर दिखा रहा होता है, तो उसकी मूवमेंट को देखकर जाओफान उसे बता देता है कि क्या तुम्हारे शोल्डर में कोई इंजरी है, जो सुनकर शी उससे पूछता है कि अरे तुम्हें इस बारे में कैसे पता, तो बताने लगता है कि मैं एक फॉरेंसिक का स्टूडेंट हूँ और इसी तरह इन दोनों की फ्रेंडशिप हो जाती है। दूसरी ओर बेचारी शाओ अभी भी किसी क्लब में सिलेक्ट होने की कोशिश कर रही थी, पर कोई भी उसे सिलेक्ट नहीं कर रहा था। तभी उसे ज़ोलू भी मिल जाती है, जिसके साथ शाओ कैफेटेरिया में आ जाती है और वहाँ पर वो ज़ोलू को बताती है कि उसका किसी भी क्लब में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, जिस पर ज़ोलू उसे कहती है कि उसे स्टूडेंट यूनियन से ही बात करनी चाहिए। उसी वक्त जाओफान भी शी के साथ वहाँ पर आ जाता है, इसीलिए शाओ ज़ोलू को बोलती है कि वो भी उसके साथ ज़ूफान से बात करने के लिए चले। पर जब ये लोग उनके पास पहुंचते हैं तो शी को लगता है कि ज़ोलू उसे फॉलो कर रही है और वो अपनी दोस्त को भी एक सेलिब्रिटी से मिलवाने के लिए लेकर आई है। पर ज़ोलू यहाँ पर उसकी गलतफहमी दूर कर देती है और शाओ भी बता देती है कि वो असल में जाओफान से बात करने के लिए उसे यहाँ पर लेकर आई है, जिससे कि शी वहाँ से चला जाता है और क्योंकि ज़ोलू को भी कुछ काम आ गया था तो वो भी यहाँ से चली जाती है। फिर शाओ जाओफान के सामने बैठकर उसे बात करने लग जाती है कि उनको अपने कॉलेज में एक डिटेक्टिव क्लब ओपन करना चाहिए, जिस पर जाओफान बोलता है कि अगर उसे एक क्लब ओपन करना है तो उसे प्रूव करना होगा कि ये क्लब उनके कॉलेज के लिए इम्पोर्टेंट है, तभी वो अपने क्लब को ओपन कर सकती है। जो बात सुनकर बेचारी शाओ और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि वो कैसे अपने आप को प्रूव करेगी। उसी वक्त जाओफान को मैनेजमेंट से पता चलता है कि वो लोग अभी भी उस हैकर को ढूंढ रहे हैं और उसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है। जो बात शाओ भी सुन लेती है और वो जाओफान की हैकर को पकड़ने में हेल्प करने को कहती है, ताकि उसकी मदद करके वो ये प्रूव कर सके कि उनको डिटेक्टिव क्लब की ज़रूरत है। पर इससे पहले वो सीधा काई के पास जाती है और उससे पूछती है कि मिलिट्री ट्रेनिंग के आखिरी दिन क्या उसने इस स्पीच के वक्त स्क्रीन को हैक किया था। पर काई इस बात के लिए उसे साफ साफ मना कर देता है, लेकिन हम लोग उसे एक्सप्रेशन से समझ पाते हैं कि ये सब कुछ उसने नहीं किया है। जिसके बाद शाओ उस हैकर को पकड़ने के लिए उसकी हेल्प मांगती है और कहती है कि अगर वो उसकी मदद करेगा तो वो जाओफान के साथ टीम अप कर लेगी। पर क्योंकि काई को जाओफान बिल्कुल भी पसंद नहीं था तो वो उसे थोड़ा सा नाराज हो जाता है और वहाँ से चला जाता है, यहाँ तक कि वो उसकी मदद करने से भी मना कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिया ज़ूफान को शाओ के खिलाफ भड़काने लगती है कि शायद ये काम ना शाओ ने किया होगा, पर जाओफान उसे इस बात का जवाब देता है कि उसे नहीं लगता कि ये काम वो कर सकती है। दूसरी तरफ ज़ोलू भी एक अच्छे क्लब को ज्वाइन करने के लिए घूम रही होती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात बैडमिंटन क्लब के प्रेसिडेंट चेन यू से होती है।
जहाँ पर उसके हाथ से सामान गिरने ही वाला था, पर चैनी उसे बचा लेता है और वो उसे देखती रह जाती है। जहाँ पर हम समझ पाते हैं कि वो तो उसे पहली नज़र में पसंद करने लगी थी और इसीलिए वो बैडमिंटन क्लब को ज्वाइन भी कर लेती है। फिर चैनी जब अपने रूम में जाता है तो हमें पता चलता है कि वो शी और ज़ाओफान का रूममेट है और उसी ने शी के इतने सारे पोस्टर्स लगवाए थे। सीन अब शाओ पर आता है, जो कि हैकर को पकड़ने के लिए अपनी क्लास छोड़कर ज़ाओफान की क्लास में बैठ जाती है। जहाँ प्रोफेसर वू जैसे उसे देखते हैं तो पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्योंकि वो उनके डिपार्टमेंट की स्टूडेंट नहीं थी। तो शाओ यहाँ पर बातें बनाने लग जाती है कि उसे ना यहाँ पर शाओफान ने बुलाया है और वो प्रोफेसर हु को अपनी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन मानती है, इसलिए वो उस लेक्चर को अटेंड करने के लिए आई है, क्योंकि इससे उसे हैकर को पकड़ने में मदद मिल सकती थी। इसीलिए प्रोफेसर हु भी उसे क्लास अटेंड करने देते हैं। अब क्लास खत्म होते ही शाओ ज़ूफान को कंप्यूटर रूम में लेकर जाती है और वहाँ पर वो अपनी हैंडराइटिंग में एक नोट हैकर के लिए पोस्ट करती है, ताकि हैकर उस नोट को पढ़कर उसका चैलेंज एक्सेप्ट करे और वो लोग उससे पकड़ सके। दूसरी ओर हम देखते हैं कि काई को शाओ की हैंडराइटिंग में नोट मिलता है, जिसमें लिखा हुआ था कि मुझे तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में पता है, इसीलिए बेहतर यही होगा कि तुम सभी के सामने आ जाओ। जो पढ़कर वो भी अपनी हैंडराइटिंग में उसे एक नोट भेजता है कि शाओ तुम ना बहुत ही बड़ी इडियट हो। जो जानकर शाओ और ज़ोफान दोनों ही समझ जाते हैं कि ये जरूर काई का ही काम होगा, क्योंकि वो कंप्यूटर साइंस में बहुत ही अच्छा है और वो शाओ को जानता भी है। पर शाओ अपने दोस्त को नहीं फंसाना चाहती थी, इसीलिए जब जिया को इस बारे में पता चलता है तो वो सारे इल्जाम अपने ऊपर ले लेती है और उससे माफी मांगने लग जाती है कि ये सब उसे ने किया था, क्योंकि जिया ने मिलिट्री ट्रेनिंग वाले दिन उसका डिवाइस तोड़ दिया था। जो बात जानकर ज़ूफान जिया की तरफ घूरने लगता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि जिया ने ऐसा किया है और साथ ही उसे शिया के लिए काफी बुरा लग रहा था, क्योंकि उसकी गलती ना होते हुए भी उसने सब कुछ एक्सेप्ट किया था। शाओ अब यहाँ से जाकर काई से मिलती है और उस पर बहुत ही चिल्लाती है कि वो पहले उसे बता सकता था कि वही हैकर है, जिस पर काई बोलता है कि ये सब तो उसने उसके लिए किया था ताकि वो जिया से बदला ले सके, क्योंकि उसने उसके डिवाइस तोड़ा था। यहाँ पर वो उसे माफी मांगने के लिए भी तैयार था, पर ऐसा करने के लिए शाओ उसे मना कर देती है। जिसके बाद हम जिया को देखते हैं, जो कि शाओ के सॉरी बोलने पर भी डायरेक्टर के पास उसी कंप्लेन करने के लिए चली जाती है कि उसे ने उस दिन स्क्रीन हैक की थी। इसीलिए जब डायरेक्टर शिया को बुलाते हैं तो वो उनसे मिलने के लिए चली जाती है, पर जब काई को ये बात पता चलती है तो वो भी भागते हुए वहाँ पर आता है और कन्फेस करता है कि उसे ने उस दिन स्क्रीन को हैक किया था। जिया डायरेक्टर को बोलने लगती है कि ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि ये दोनों फ्रेंड्स हैं और ये काम शिया ने किया था। लेकिन तभी वहाँ पर ज़ाओफान आ जाता है, जो कि काई के हैंडराइटिंग का नोट लेकर आया था, जिससे प्रूव हो जाता है कि वो हैकिंग उसी ने की थी। इसी तरह वो शाओ को बचाकर यहाँ से बाहर ले जाता है। फिर वो उसे यहाँ से बाहर ले जाकर बताता है कि उसे डिटेक्टिव क्लब का प्रेसिडेंट बना दिया गया है, क्योंकि उसने प्रूव कर दिया कि उनके स्कूल में एक डिटेक्टिव क्लब होना चाहिए। जो बात सुनकर शिया काफी खुश हो जाती है, पर वो काई के लिए थोड़ा सा बुरा भी फील कर रही थी। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।